पिछली वीडियो में हमने ये 4 टॉपिक कवर किए थे। संचार, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, व्यापार और ई गवर्नेंस। ठीक है, इस वीडियो में हम ये वाले 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें ये पहला है आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो देख लेते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो मनुष्य ने क्या किया है, पृथ्वी की जो हम लोग जिस यहाँ पे जो रह रहे हैं पृथ्वी की सतह पे, तो वो यहाँ इस सतह पे वो जो भी अवलोकन और जो भी प्रयोग कर सकता था उसने किए। ठीक है, अब क्या था कि पृथ्वी से दूर जो उसे दिखते थे, इधर चांद तारे दिख रहे, ये चंद्रमा दिख रहा। ठीक है, तो वो इन चीज़ों में भी अपनी खोज करना चाहता था, जानना चाहता था। तो यहाँ पर खोज करने के लिए उन्होंने देखा कि जो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तारों को देखने के लिए वो किसका उपयोग करते थे, वो दूरबीन का उपयोग करते थे, जिसे टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप का उपयोग करते थे वो लोग, आज भी करते हैं। तो अब ये जो टेलीस्कोप आप कहाँ पे सेट करते हो, यहाँ पे और यहाँ से देखते हो। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस तरह के टेलीस्कोप और कैमरे जो भी हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पृथ्वी से थोड़ा और दूरी पे, ऊंचाई पे रखे जाएं, जिससे पृथ्वी का भी एक बड़े पैमाने पे क्या किया जा सके, देखा जा सके, और चंद्रमा को और तारों को थोड़ा और पास से देखा जा सके, जो भी खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो इनकी दूरबीन और बाकी बहुत सारे संयंत्र थे उनके साथ उन्होंने एक बड़ा सा यंत्र बनाया। ठीक है, और उसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। और वो क्या करने लगा, पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, ये जो मशीन है। ठीक है, क्योंकि नहीं, जो इतनी रिसर्च हो चुकी थी जिससे ये पता चल गया था कि जो जो हमारा जो चंद्रमा है वो क्या कर रहा है, वो पृथ्वी का चक्कर तो लगा ही रहा है। उसी तरह से अगर हम कोई मशीन यहाँ पे इतनी दूरी पे भेज दें जहाँ पर क्या है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, तो ना तो ये क्या करता है, ना तो पृथ्वी की ओर गिरता है और ना पृथ्वी से दूर जाता है। इसे ऑर्बिट भी कहते हैं इसे। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा। ये मैं इस तरह से, ये आपका जो सैटेलाइट है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा। ये जो मशीन जो बना के भेजी है इसे सैटेलाइट भी कहा जाता है। ठीक है, उपग्रह। और ये देखिए इस तरह से भी घूमते हैं, अलग अलग तरह के। ठीक, तो आपका ये जो है चंद्रमा जो है ये भी क्या है, उपग्रह। लेकिन ये क्या है, ये प्राकृतिक है, प्रकृति में पाया जाता है। और ये जो मशीनें हैं ये क्या हैं, ये भी उपग्रह हैं। ऐसी मशीनें जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही हैं। ठीक है, ये कैसी कहलाती हैं, कृत्रिम, या इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल। और ये नेचुरल, आपका नेचुरल सैटेलाइट होगा। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इनका उपयोग क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले ये प्रश्न उठता है कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, इतनी दूर तक पृथ्वी से किससे पहुँचाए गए। तो आप ये बताओ मुझे कि आपका घर है, ठीक है, आपका घर जो है वो यहाँ पर है, और ये आपकी नानी का घर है। तो आप कैसे जाते हो, अगर उसी शहर पास में ही उसी मोहल्ले में, तो क्या करते हो, आप पैदल चले जाते हो। लेकिन अगर किसी दूसरे शहर में तो क्या करते हो आप या तो रेलगाड़ी से जाते हो, या बस से, या कार से, या बाइक से। ठीक है, तो इन सब की सहायता से आप क्या करते हो, आप यात्रा करते हो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से वापस भी आते हो। तो इन सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, इन सारी चीज़ों को कहा जाता है वाहन, व्हीकल। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये रेल की पटरी पे चलती है। ठीक है, ये किस पे चलती है, ये तो पटरी पे चलती हैं, और ये रोड पे, ये रेलवे पे चलती है ना, रेलवे ट्रैक पे। ठीक, तो ये वाहन आपको समझ में आ गया। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर किसी चीज़ को, अगर आपको कोई वस्तु भी लेके जानी है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको वाहन की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो इस सैटेलाइट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए भी एक वाहन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो वाहन जो है, अब आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि ना तो हम
अंतरिक्ष में रोड ले जा सकते हैं, ना ही पटरी बिछा सकते हैं। और जो एयर में आपने एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसमें क्या है कि एक ऊंचाई पे जाने के बाद वायुमंडल की जो हवा है वो इतनी पतली हो जाती है या ख़त्म ही होने लगती है कि ये हवाई जहाज़ चल ही नहीं सकता, क्योंकि हमें वायुमंडल में जो हवा है उसकी ज़रूरत पड़ती है इसे उड़ाने के लिए। ठीक है, तो ये भी काम नहीं करेगा, ये तो आपको समझ में आएगा, ये तो काम करेंगे ही नहीं। तो हमें नई तरह की तकनीकी चाहिए जो हमें क्या करे कि पृथ्वी से इतनी दूरी तक, सैटेलाइट तक, हमें इस सैटेलाइट को यहाँ पे स्थापित कर सके। ठीक है, तो जो तकनीकी यूज करते हैं उसमें, ये आपने देखा है दिवाली पे, क्या कहते हैं इसे? रॉकेट। ये उड़ गया। इसी तरह की तकनीकी जो है यूज करी जाती है कि ये पृथ्वी की हमारी ये सतह हो गई, यहाँ पे क्या रहता है? रॉकेट। और यहाँ पे हमारा इस हिस्से में क्या रहता है? इसे पेलोड कहते हैं, सैटेलाइट होता है, और इसे फिर लॉन्च कर दिया जाता है ऊपर, और यहाँ पे जो पृथ्वी की जो कक्षा है वहाँ पे ये स्थापित हो जाता है। स्थापित मतलब पहुँच के मूव करना शुरू कर देता है। ये देखिए लॉन्चिंग हो गई है इसकी यहाँ पर। अब एक ऊंचाई पे जाने के बाद ये रॉकेट का ये जो हिस्सा है ये टूट के अलग हो जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे पेलोड कहते हैं, जिसमें इसके अंदर क्या रखा होता है? ये सैटेलाइट रखा होता है, ये आगे तक अब देखिए जो हमारी ज़रूरत की ऊंचाई होती है वहाँ पहुँचने के बाद ये जो क्या हुआ है, ये सैटेलाइट ये ओपन हो गया, और ये पूरे व्हीकल से अभी क्या होगा? ये अलग हो जाएगा, इससे डिटैच हो जाएगा। ये रॉकेट का हिस्सा, सारा हिस्सा अलग हो चुका है। अब केवल ये जो इतना बचा है ये यही सैटेलाइट है जिसे हमें भेजना आता है, और ये सोलर पैनल है। ये कम्युनिकेशन है जिससे हम पृथ्वी पे क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि वेबसाइट है, इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं ये कौन कौन से हैं। ये PSLV। ठीक है, ये PSLV इसका नाम है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हीकल मतलब वाहन। ठीक है, ये वेबसाइट पे जाके आप इसे और डिटेल में देख सकते हैं। और जो दूसरा व्हीकल है वो क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये अभी पहले अभी जो लेटेस्ट है ये Mark 2 है, और शायद Mark 3 भी अभी इससे भी लेटेस्ट आ चुका है। ये आपका इसे कहते हैं GSLV। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा अंतरिक्ष तकनीकी के बारे में। अब आपको बातें थोड़ी सी समझ में आने लगेंगी, लिखेगी। देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से तात्पर्य बाहरी अंतरिक्ष की क्या करना? खोज, अध्ययन और प्रयोग, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इससे संबंधित जो भी तकनीकी है उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसमें पृथ्वी के वायुमंडल से परे विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए उपकरण और सिस्टम बनाना और उनका उपयोग करना शामिल है। ठीक है, यह तकनीक हमें ब्रह्मांड को समझने में, संचार में सुधार करने में, मौसम की निगरानी करने में, और पृथ्वी के पर्यावरण का अध्ययन करने में और अन्य ग्रहों का पता लगाने में मदद करती है। तो अब आपको समझ में आ रही होगी बात कि इस तरह की जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ये क्यों विकसित करी जा रही है, इतना सारा इस पर खर्चा क्यों किया जा रहा है। तो हमारे भारत में जो संस्थान है, जो लोगों का, ऐसे कह सकते हैं, जो भारत सरकार ने ही ये संस्थान का निर्माण किया है, तो उसे क्या कहते हैं? इसे इसरो। इसे शायद आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहा जाता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और इसने अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण, प्रक्षेपण मतलब समझते हो ना, जो सैटेलाइट को क्या करना? पृथ्वी के कक्षा में स्थापित करना। ठीक है, भेजना और फिर वहाँ स्थापित करना में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं।
तो जो उपग्रह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में जिसके बारे में बता रहा था उस वही यहाँ पे है। तो ये और ये कितने तरह के होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ मैं यहाँ पर। तो उपग्रह पृथ्वी व अन्य खगोलीय पिंडों के चारों ओर घूमने के लिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित की गई वस्तुएं हैं। ठीक है, वे विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति करते हैं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसरो ने विभिन्न प्रकार के उपग्रह विकसित किए हैं। तो कौन कौन से उपग्रह विकसित हुए हैं इंडिया में उनके बारे में बात करते हैं। तो आपका हो गया संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब आपको पिछली वीडियो से याद आ रहा होगा कि मैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को विकास करने में ये जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी की सतह है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति यहाँ है, उन्हें आपस में संपर्क करना। तो क्या है कि आसमान में यहाँ पे आपका हो गया एक सैटेलाइट। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये इसके अब ये डायरेक्ट इतनी दूरी तक नहीं कवर कर पाता, तो क्या करता है ये इसके पास सिग्नल भेजता है और यहाँ से ये इधर सिग्नल भेज देता है। ठीक है, और कोई जानकारी ये इससे लेता है और वो जानकारी इनके पास भेज देता है। या अगर यहाँ पे एक और सैटेलाइट लगा हुआ है तो ये आपस में भी ये जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। तो किस लिए काम आता है, कम्युनिकेशन। तो संचार उपग्रह में हमें लंबी दूरी के लोगों से संवाद करने में मदद करते हैं। टीवी प्रसारण, इंटरनेट कनेक्टिविटी और टेलीफोन कॉल जैसी सेवाएं सक्षम करते हैं। ये उपग्रह सुनिश्चित करते हैं कि हम दुनिया भर में दोस्तों परिवार के साथ जुड़े रह सकें। ठीक है, टीवी प्रसारण आपने देखा होगा कि आपके घर में क्या होता है, आपके घर में एक इस तरह का एक डिश एंटीना लगा हुआ है, एक सैटेलाइट होता है। वो सैटेलाइट आपको ऐसे दिखता नहीं है, आपने देखा होगा कि वो इतनी दूर है, आपको इस तरह से नहीं दिख पाता। वहाँ से सिग्नल आ रहे होते हैं आपकी टेलीविजन के पास। ठीक है, और वो वहाँ से आप क्या कर रहे होते हो, आप अपने घर में टीवी देख रहे होते हैं। जो छत पे जो लगी है छतरी, किससे सिग्नल ले रही है, सैटेलाइट से। ठीक है, दूसरे हैं मौसम उपग्रह, वेदर सैटेलाइट। मौसम उपग्रह हमें मौसम के पैटर्न की निगरानी और अध्ययन करने में मदद करते हैं। वे मौसम के पूर्वानुमानों के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे हमें तूफानों, चक्रवातों और अन्य मौसम की घटनाओं के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। इस तरह हम किसी भी मौसम परिवर्तन के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। देखिए, हमें आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट पे आप कहते हैं कि हमें ये जानकारी देखते हैं कि इस हफ्ते बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। ये पता कैसे चलता है, तो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग है वो इन सैटेलाइट्स की भी सहायता लेता है और देखता है कि किस तरह के बादल इस समय बन रहे हैं या किस तरह से हवाएं चल रही हैं। और उससे पहले जो उन्होंने जानकारी इकट्ठी कर रखी है, जो पिछले साल उससे पहले की जो भी जानकारी है उसका उपयोग और आज के समय के बादलों का जो पूरा एक पैटर्न है उसे मिला के क्या करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में कैसा मौसम रहेगा। तो ये जो सैटेलाइट हैं इन्होंने जो मौसम का अनुमान लगाने में बहुत ज़्यादा मदद की है, क्योंकि ये ऊंचाई पे होते हैं, इतनी ऊंचाई पे होते हैं ये सैटेलाइट। यहाँ से ये बहुत एरिया, यहाँ पे लगे हुए कैमरे और जो और तरह के जो सेंसर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा एरिया कवर करते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन उपग्रह हमें जीपीएस, ठीक है, आपने जीपीएस सर्विस यूज की है होगी शायद आपने अपने अगर मोबाइल में की हो। इसमें आप देखते हो कभी गूगल मैप खोलते हो आप, तो आप पता करते हो आपकी लोकेशन क्या है। आप गाड़ी में, कार में या किसी में सफ़र कर रहे होते हो तो आप ये देख सकते हो कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। या आपने ये देखा होगा कि व्हाट्सअप से हम अपनी लोकेशन सेंड कर देते हैं किसी को, तो सही पता चल जाता है कि हमारा भाई या बहन जो भी है वो अभी किस जगह पे है। तो उस चीज़ में ये तकनीकी उसके पीछे काम करती है, जीपीएस। और जीपीएस तकनीकी में क्या यूज होते हैं, ये सैटेलाइट्स यूज होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स। जब हम अपने फ़ोन या अपने कारों में जीपीएस का उपयोग करते हैं तो यह उन उपग्रहों के लिए धन्यवाद है। वे हमें सटीक दिशा निर्देश ढूंढने में मदद करते हैं, जिससे यात्रा करना और कई जगहों का पता लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी की सतह की तस्वीरें खींचते हैं। वे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को फसलों, जंगलों, महासागरों और पर्यावरण में परिवर्तनों का अध्ययन करने में मदद करते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हमारे ग्रह को समझने और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे जो रिसर्च हुई है और बहुत से जो नई तकनीकी हैं इसकी वजह से कुछ नुकसान भी हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को भी हो रहा है। तो अब ये जो सैटेलाइट्स हैं ये क्या करते हैं कि जो पृथ्वी जो है यहाँ से पूरी ये निगरानी रखते हैं, ये नज़र रखते हैं इसके ऊपर अब कैमरों की मदद से। तो ये क्या होता है, इससे पता चलता है कि कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं पृथ्वी पर। ठीक है, और उन्हें फिर उन समस्याओं का समाधान खोजे जाते हैं। ठीक, अभी मैंने आपसे लॉन्च व्हीकल और प्रक्षेपण यान की बात की थी, जिसमें पीएसएलवी जीएसएलवी की बात की थी, उसी के बारे में। प्रक्षेपण यान, जैसे रॉकेट भी कहा जाता है, का उपयोग उपग्रह अन्य पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किया जाता है। भारत में 2 मुख्य प्रकार के प्रक्षेपण यान हैं विकसित किए हैं। कौन से, एक तो पीएसएलवी। ठीक है, पीएसएलवी देख लेते हैं। पीएसएलवी का उपयोग मुख्य रूप से उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए किया जाता है। यह बहुत सफल रहा है और अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। ठीक है, और जीएसएलवी जो है वो क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। जीएसएलवी उपग्रहों को भू स्थैतिक कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये थोड़ा जीएसएलवी है, ये ज़्यादा लोड ले जा सकता है। तो भारत जो है वो अलग अलग मिशन भेजता रहता है इन व्हीकल की सहायता से, सैटेलाइट के अलावा और मिशन भी भेजता है। इसमें कौन सा मिशन है, एक तो चंद्रयान 1
चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन था। इसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की, जिससे भारत चंद्र अन्वेषण पर प्रभाव डालने वाले कुछ देशों में से एक बन गया। और अगला क्या, मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन देश का यह पहला अंतर्ग्रही मिशन था। इसने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया और मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में बहुमूल्य डेटा भेजा, मतलब मंगल ग्रह के बारे में हमें जानकारी प्रदान करी है। ठीक है, और इन जो भी जानकारियाँ हमें वहाँ से मिलती हैं उन्हें जो वैज्ञानिक होते हैं क्या करते हैं, अपनी जो रिसर्च जो उनकी खोज होती है उसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आपकी बुक में देख लेते हैं कि अभी आप ये बताओ मुझे कि चंद्रयान जो अभी बहुत रिसेंट में ही अभी लॉन्च हुआ था, ठीक है, वो कौन सा चंद्रयान था और उस चंद्रयान में कौन सा व्हीकल यूज करा गया है। ठीक है, किस व्हीकल से वो भेजा गया है चंद्रयान मिशन, ये दोनों बातें आपको पता करनी है और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए लिख के। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पार का नवंबर 1969 में भारतीय का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। ठीक है, तो इसरो जो थी 1969 में एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। इनसैट उपग्रह दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। भारत में दो प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की भारत ने दो प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है, PSLV, GSLV। PSLV जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं तथा दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यानी GSLV जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV हवन द्वारा प्रक्षेपित एडुसेट। अब देखिए ये क्या है, ये आपका व्हीकल है और ये क्या है, ये सैटेलाइट है। तो भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है पाया गया। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है, यही सैटेलाइट्स और उनमें लगी हुई जो दूरबीन होती हैं उनसे ये सब जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और जो सेंसर लगे होते हैं। इसकी पुष्टि जापान के क्यो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान और चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में सफल रहा। इन्हें भी जाने। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गैगरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो रक्षा एवं प्रतिरक्षा डिफेंस। तो भारत की रक्षा प्रणाली वह तरीका है जिससे देश किसी भी खतरे या हमले से अपनी रक्षा करता है। इसमें सैन्य बल मिलिट्री फोर्सेस जो हैं, इसमें सैन्य बल मिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं जो थल सेना, नौसेना, वायुसेना से बने। तो भारतीय सेना, आर्मी जिसे कहते हैं, भारतीय सेना भूमि आधारित सैन्य बल है। वे जमीन पर भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उनके पास देश की रक्षा के लिए सैनिक, टैंक, अन्य उपकरण हैं। भारतीय नौसेना, इसे नेवी कहते हैं। भारतीय नौसेना समुद्री जल आधारित बल है। वे भारत के तटों और जल क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। समुद्र को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास युद्धपोत, पनडुब्बियां, विमान है। भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना भारत के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। आसमान से देश की रक्षा के लिए उनके पास लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर हैं, अन्य विमान हैं। भारत के पास अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स भी हैं जो जरूरत पड़ने पर सेना की मदद करता है। इस बल को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के रूप में जाना जाता है और ये गंभीर परिस्थितियों से निपटने में नियमित पुलिस की सहायता करते हैं। तो ये जो अर्धसैनिक बल हैं ये क्या करते हैं, ये सेना की भी मदद करते हैं और देश के अंदर जो हमारा पुलिस है उसकी भी मदद करते हैं जरूरत पड़ने पर। इसके अतिरिक्त भारत के पास परमाणु हथियार कार्यक्रम है। इसका मतलब है उनके पास शक्तिशाली हथियार हैं जो अन्य देशों को भारत पर हमला करने से रोक सकते हैं। हालांकि भारत की नीति परमाणु हथियारों का उपयोग ना करने की है जब तक कि यह आत्मरक्षा के लिए बिल्कुल आवश्यक ना हो। तो हमारे देश में जो परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार जिस तरह से विकसित हुए हैं, भारत में 1950 के दशक के अंत में परमाणु ऊर्जा पर काम शुरू हो गया था। 1970 के दशक तक स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित किए गए थे। पोखरण में शांतिपूर्वक परमाणु विस्फोट 1971 के बाद में हथियार बना दिया गया। तो इन हथियारों को दूर तक ले जाने के लिए जो बम बनाए गए हैं और जो परमाणु बम बनाए गए हैं, इन्हें दूर तक ले जाने के लिए क्या बनाई गई हैं, मिसाइल्स बनाई गई। ठीक है, तो मिसाइल्स अभी आपने क्या किया था कि
पृथ्वी पर अगर आपको जब सैटेलाइट ले जाना था तब आप क्या कर रहे थे? आप रॉकेट का यूज कर रहे थे ना, ठीक, आप रॉकेट का यूज कर रहे थे। यहाँ पे आपका क्या रहता था? यहाँ पे आपका सैटेलाइट रहता था। देखिए इस फिगर में ज़रा देखते हैं हम, ये आपका हो गया। यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, ये जो पेलोड है, ये जो जगह, यहाँ पे अगर आप क्या करें, सैटेलाइट, ठीक है, अगर आप सैटेलाइट लोड कर दें तो अभी जो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो पढ़ाया था, उस तरह से ये पूरा सिस्टम बन जाता है, ठीक है। लेकिन इस पेलोड में अगर आप सैटेलाइट ना रखें, क्या कोई बॉम्ब रखते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो फिर ये क्या बन जाती है, फिर इसे हम क्या कहने लगते हैं, इसे हम मिसाइल कहना शुरू कर देते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है फिर ये मिसाइल कहलाने लगता है। इसमें ये जो ऊपर वाला सिस्टम है ये बॉम्ब है, और नीचे वाला सिस्टम क्या है, उस बॉम्ब को ले जाने वाला प्रोपल्सन सिस्टम कहलाता है ये। तो देख लेते हैं कितनी तरह की मिसाइल्स हैं इंडिया के पास। आपकी ये मिसाइल हो गई एक बैलिस्टिक मिसाइल। वे रॉकेट होते हैं जो अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरते हैं और फिर अपने लक्ष्य को भेजने के लिए वापस पृथ्वी पर आते हैं। इनके बारे में ऐसे सोचें जैसे एक गेंद को हवा में ऊपर फेंकना, उसे वापस नीचे आते हुए देखना। इस मिसाइल का उपयोग लंबी दूरी के हमलों के लिए किया जाता है और इनमें से कुछ परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। वे किसी देश की रक्षा करने और दूर के शत्रुओं से रक्षा करने की शक्ति रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये मतलब ये लॉन्ग रेंज है, ये लंबी दूरी हमला करने के लिए। और क्रूज मिसाइल्स स्मार्ट हवाई जहाज़ की तरह हैं। वे कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और बड़ी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए एक विशिष्ट पथ का अनुसरण करते हैं। एक छोटे विमान की कल्पना करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और उसे ठीक वहीं उड़ा सकते हैं जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। क्रूज मिसाइलों का उपयोग छोटी और लंबी दूरी दोनों के लिए किया जाता है। वे दुश्मन के ठिकानों या समुद्र में जहाज़ों जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को मारने में बहुत अच्छे होते हैं। तो मोस्टली क्रूज मिसाइलों का उपयोग छोटी दूरी के लिए करा जाता है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें विशाल निर्देशित तीरों की तरह हैं, जिन्हें दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर व ड्रोन को नष्ट करने के लिए ज़मीन से आसमान में छोड़ा जाता है। जब कोई दुश्मन विमान करीब आता है तो इन मिसाइलों को रोकने के लिए लॉन्च किया जाता है और इससे पहले कि वह कोई नुकसान पहुंचा सके उसे मार गिराया जाता है। ऐसे हम शहरों, सैन्य अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के हवाई खतरों से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपकी क्या हो गई, 3 तरह की मिसाइल हो गई। जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल थी वो कैसे हमला करती है, वो इस तरह से अंतरिक्ष में ऊंचाइयों तक जाती है और फिर दुश्मन के ठिकाने पे ये करती है। और इसी तरह से आपकी जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो क्या करती हैं, वो छोटी दूरी के हमले करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपकी जो सतह से हवा में मार करने वाली, कि अगर जैसे यहाँ पर दुश्मन का अगर कोई जहाज़ यहाँ पर आया हुआ है तो आप क्या यहाँ से ये जो मिसाइल है यहाँ से सीधे इसे मारने के लिए यूज करी जा सकती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन, कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन 1958 में किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, जहाँ पे फ्लाइट सिमुलेटर वो होते हैं जहाँ पे चालक जो होते हैं उन्हें क्या की जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है। चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान, जिन्हें क्या ड्रोन भी कहते हैं, बैकून बैरेज प्रणाली आदि DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियाँ हैं। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल एवं आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि, INS अरिहंत आदि युद्धपोतों का भी उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा क्षेत्र क्या है इसे जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए चिकित्सा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके बीमार या घायल होने पर उनकी मदद करना शामिल है, ठीक है। तो ये किस तरह से की जाती है, प्राथमिक देखभाल। यह वह जगह है जहाँ लोग जांच, टीकाकरण और बीमार महसूस होने पर अपने नियमित डॉक्टर के पास जाते हैं। ये डॉक्टर सर्दी, बुखार और छोटी मोटी चीज़ों जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में मदद करते हैं।
विशेषज्ञ, कुछ डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञता का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए हृदय चिकित्सक, हड्डी चिकित्सक, मस्तिष्क चिकित्सक। वे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में विशेषज्ञ बनने के लिए शरीर के एक हिस्से के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। फिर आपकी होगी नर्सेस। नर्सेस स्वास्थ्य देखभाल टीम की महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वे मरीजों की देखभाल करने, उन्हें दवा देने और डॉक्टरों को उनके काम में सहायता करने में मदद करती हैं। फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट दवाइयों के विशेषज्ञ होते हैं। ये यह सुनिश्चित करते हैं कि मरीजों की सही दवा दी जाए और वे यह भी बताएं कि दवाएं सही तरीके से कैसे लेनी चाहिए। तो डॉक्टर जो होते हैं आपकी बीमारी जानने के लिए कि सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस मतलब वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपको किस तरह की जो समस्या हो रही है उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, और उसके लिए बहुत तरह की जांचों का उपयोग करते हैं। तो उनमें से कुछ जांचें हैं जैसे कि आपका एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, जैसी बेहतरीन मशीनें उपकरण भी हैं जो डॉक्टरों को शरीर के अंदर देखने में मदद करती हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ डॉक्टरों को समझाने में मदद करती हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो एक्सरे के बारे में आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। अगर किसी को हड्डी वगैरह में कोई दिक्कत हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है या सीने में कोई दिक्कत होती है तो मोस्टली क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। सीटी स्कैन, ये एक एक्सरे में क्या होता है कि इस तरह से एक एक्सरे की सहायता से फ़ोटो बनाया जाता है बॉडी के अंदर के पार्ट्स का। वो एक्सरे की सहायता से बनता है। और इसमें क्या होता है सीटी स्कैन में, उसमें इसमें भी एक्सरे यूज़ की जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 3D व्यू बनाया जाता है। 3D व्यू की बहुत सारे फ़ोटो कैप्चर करे जाते हैं मशीन से। ऐसे ही होता है एक MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें एक्स रेज की बजाय मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है बॉडी के अंदर की समस्या को जानने के लिए। अल्ट्रासाउंड के बारे में आप जानते हैं, इसमें साउंड वेव का उपयोग किया जाता है। और आपका हो गया पेट स्कैन, इसमें एक विशेष प्रकार के दवाई का इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे डाई कहते हैं, और फिर वो शरीर के जिस हिस्से में जाती है मशीन द्वारा उसे किया जाता है। तो उससे पता चलता है कि शरीर के किस हिस्से में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अब आपका चैप्टर देख लेते हैं। पहले चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि का प्रयोग रोगों की जांच के लिए किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने और रोकथाम के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदानमूलक व उपचारमूलक तकनीक का उपयोग किया गया। निदानमूलक तथा उपचारमूलक तकनीक का उपयोग हुआ है। ये निदानमूलक एवं उपचारमूलक तकनीकें हैं रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक MRI जिसे हम कह रहे थे, वही सोनोग्राफी ये आपका होगा अल्ट्रासाउंड, रेडियोग्राफी हो गया आपका एक्सरे, एंजियोग्राफी जो होता है ये हार्ट के लिए होता है, हृदय के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत 5-6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सक विशेषज्ञ से विचार विमर्श करके रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। जिस तरह से टेली कम्युनिकेशन था वैसे ही उसे टेली मेडिसिन या टेली चिकित्सा कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आप अगर इधर इंडिया में हो और एक डॉक्टर जो है वो आपके अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो कम्युनिकेशन के जो भी इंटरनेट उनके माध्यम से क्या होता है, दोनों लोगों के बीच संपर्क होता है। और यहाँ से पहले क्या किया जाता है, कुछ कुछ चेकअप बताए जाते हैं यहाँ से, ये लिख के प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पे इनके पास चेकअप पहुँचते हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे रोगी का चेकअप कराया जाता है। ठीक है, और उसकी रिपोर्ट कहाँ भेज दी जाती है, इन डॉक्टर के पास भेज दी जाती है। अब ये जो डॉक्टर हैं इस रिपोर्ट को देखते हैं और उसके अनुसार फिर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे जो एक टीम होती है डॉक्टर्स की उन्हें बता देते हैं। तो इस तरह से विश्व का बहुत बड़े से बड़े डॉक्टर जो होते हैं वो इलाज कर सकते हैं किसी व्यक्ति का। और भी टीम, अकेले वो डॉक्टर नहीं करते हैं, और भी इसमें टीम लगती है पूरी ये सब करने के लिए। तो उसी क्या कहते हैं, उसी को टेली चिकित्सा कहते हैं, टेली मेडिसिन कहते हैं। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण तकनीक। अंग प्रत्यारोपण में क्या होता है कि किसी का अगर जैसे कई बार क्या होता है गुर्दा या कोई अंग ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, तो क्या किया जाता है, दूसरा व्यक्ति अगर अपने अंग, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की एक किडनी खराब हो गई है, ठीक है, और उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति क्या करे, अपनी एक किडनी डोनेट करने को तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, गुर्दे। तो फिर क्या किया जाता है कि इसके शरीर से किडनी निकाल के और इस व्यक्ति के शरीर में रिप्लेस कर दी जाती डाल दी जाती है, जिससे इसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मोस्टली बच ही जाते हैं लोग। हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस आदि। भारत में जीका विषाणु के लिए जीका बैंक नामक टीके की खोज की है। जीका बैंक नामक टीके की खोज की है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि में कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं वो देख लेते हैं हम जरा। जो किसान है वो क्या करते हैं, जब भी किसी फसल को उगाते हैं तो क्या करते हैं, पहले वो ज़मीन को तैयार करते हैं उसके लिए, बुआई के लिए। फिर क्या करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, उसके बाद उसमें खाद और उर्वरक डालते हैं। फिर क्या होती है, फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सिंचाई की जाती है, खरपतवार वगैरह वहाँ से निकालते रहते हैं। फिर जब फसल पक जाती है
तो उसे काट लिया जाता है। फिर थ्रेसर की सहायता से उसकी, इसे क्या कहते हैं, इसे छटाई कहते हैं। भूसे को अलग कर दिया जाता है, गेहूँ को अलग कर दिया जाता है, और फिर उस गेहूँ को ला के क्या किया जाता है, सही जगह कहीं पे संभाल के बोरे में भर के रख दिया जाता है। होता है इन सारे ही स्टेप्स को अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि कौन कौन सी जो नई तकनीकी अब इसमें शामिल हो गई हैं इन सारे ही चरणों में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं खेती के चरण कौन से हैं। पहला क्या है, मिट्टी की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पारंपरिक जानवर, तो पहले कैसे किया जाता था कि जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले औजारों का उपयोग करके मिट्टी की जुताई होती थी। ठीक है, तो जो जुताई होती थी पहले बैल वगैरह लगा के होती थी। कुछ जगह अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पे अब ये प्रैक्टिस बंद हो गई है। अभी क्या हुआ, जो नई तकनीक यूज होने लगी है उसमें किसका उपयोग होने लगा है, ट्रैक्टर का उपयोग होने लगा है। ट्रैक्टर में क्या पीछे लगाया जाता है, कल्टीवेटर और हैरो लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। इसे मैं नंबर 1 कर देता हूँ, इसे नंबर 2 कर देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इनमें से कौन सा कल्टीवेटर है, कौन सा हैरो है। ठीक है, अब देख लेते हैं बुआई, मतलब बीजों को कैसे बोया जाता था पहले। तो पारंपरिक तरीके में क्या किया जाता था कि हाथ से या हाथों के औजारों का उपयोग करके बीज प्रसारित किया जाता था, मतलब बुआई करी जाती थी। ठीक है, मिट्टी में। लेकिन अभी उन्नत जो नए तरीके आए हैं उनमें क्या है कि प्लांटर और सीडर, ये दो तरह की मशीनें होती हैं। इनका उपयोग करके क्या किया जाता है कि बीजों की बुआई की जाती है ज़मीन में। और जो बहुत बड़े खेत हैं जहाँ पे बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जीपीएस तकनीक का भी उपयोग किया जाता है। जीपीएस तकनीक आपने जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर था वहाँ पे आपने इसके बारे में पढ़ा था। इसका सैटेलाइट का उपयोग करके ये जीपीएस तकनीकी यूज होती है। आपके मोबाइल में जो मैप में जो तकनीक यूज होती है उसी तकनीक का उपयोग करके बीज को क्या किया जाता है कि ये आपका जैसे खेत है तो बिल्कुल सटीक दूरी पे बीजों को लगाया जाता है जिससे अच्छी फसल पैदा हो, जब उचित दूरी पे, क्योंकि अगर दो दो पौधे बहुत नज़दीक में होंगे तो वो एक दूसरे को बढ़ने नहीं देंगे सही से। ठीक है, तो ये जो दो इक्विपमेंट हैं इन्हें आप पता करिए कि इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, ये 3 है और ये 4, इनका नाम पता करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन से यंत्र हैं। देखिए, मिट्टी में उर्वरक या खाद डालना, ये अगला स्टेप हो जाता है। जब हम पेड़ों को बुआई कर देते हैं, सॉरी बीज की बुआई कर देते हैं, तो जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, खाद और उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है, पौधे ज़्यादा अच्छे से हो गए। तो पहले क्या होता था, पारंपरिक तरीकों में खाद या कंपोस्ट को हाथ से लगाया जाता था। कंपोस्ट मतलब जो भी कूड़ा करकट है उसे सड़ा के उससे कंपोस्ट बनता था पहले। अभी क्या कर रहे हैं, उर्वरक ज़्यादा यूज होने लगा है और उसे समान और नियंत्रित उपयोग हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि मशीनीकृत स्प्रेडर का उपयोग करा जाता है। अगर आप हाथ से छिड़केंगे तो हो सकता है कि खेत के किसी हिस्से में आप ज़्यादा छिड़क दें और कहीं पे कम रह जाए। तो ये जो मशीनें हैं, इससे क्या होता है कि लगभग समान रूप से पूरे खेत में उर्वरक फैल जाता है। तो उर्वरकों को अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए मिट्टी परीक्षण और पोषक तत्व प्रबंधन तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए, उर्वरक आपको किस मात्रा में उपयोग करना है, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि मिट्टी में किस उर्वरक की कमी है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन की कमी है, पोटेशियम की कमी है, और उसका पहले क्या किया जाता है, पहले जांच की जाती है मिट्टी की, और फिर उस जांच के आधार पर क्या किया जाता है, फिर उस हिसाब से उर्वरक खेत में डाली जाती है। अगला स्टेप है सिंचाई, इरिगेशन। तो पारंपरिक तरीके क्या है कि पानी के डिब्बे का उपयोग करना या केवल वर्षा पर निर्भर रहना। ठीक है, तो आधुनिक जो तरीके आए हैं उसमें पारंपरिक डिब्बों का उपयोग करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, वाटर पंप भी यूज करते हैं। मतलब आपका जैसे पूरा खेत है, जो पहले जो तरीके हैं उनमें क्या होता है कि यहाँ पे आपने क्या किया, पानी का स्रोत उपयोग किया और यहाँ से पानी भरना शुरू किया। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि खेत के सारे हिस्से में पानी भरा जाता था। अधिकतर जगह अभी भी यही हो रहा है, क्योंकि सबसे देखा जाए तो अभी सस्ता साधन है ये। लेकिन पहले क्या होता था कि लोग हाथ से ये कुएं से पानी निकाल के यहाँ डालते थे। अभी क्या है, समरसेबल पंप सेट लग गए हैं, उनसे पानी डाला जाता है, यहाँ पे एक जगह डाला जाता है और ये पूरे खेत में धीरे धीरे फैलने लगता है। लेकिन इसमें पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। लेकिन ये जो ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिस्टम है ये बहुत इफिशियंट मतलब कि कम पानी का उपयोग करके ज़्यादा अच्छे से पानी का प्रबंधन करके पौधे ज़्यादा अच्छी तरह से उगते हैं, और पानी का भी बहुत दुरुपयोग बहुत कम मतलब पानी का सही उपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो क्या उपयोग करना है, फसल की जरूरतों के और मिट्टी के नमी के स्तर के आधार पर मिट्टी की नमी के आधार पर पानी का उपयोग करती है। ठीक, अब ये काम कैसे करती है, देखिए ये क्या है आपका, ये ड्रिप सिंचाई है। ड्रिप में क्या रहता है कि ये आपका पानी का स्रोत हो गया यहाँ से। ठीक है, ये अगर आपकी नहर आई हुई तो ठीक है, नहीं तो ज़मीन से पानी लिया जाता है। फिर पानी आपका इस पाइप में आता है और इस पाइप में फिर अब ये पानी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये बट रहा है यहाँ पे भी, ये भी पाइप है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, एक पौधे के पास जाके यहाँ पे पानी धीरे धीरे रिस रहा है, यहाँ पे भी रिश्ता है हर पौधे के पास में, एक एक पौधे के पास में। तो बिल्कुल कंट्रोल तरीके से जितने उस पौधे को पानी की ज़रूरत है उतनी हर एक पौधे को पानी मिल रहा है पाइप के द्वारा।
ये पूरा सेट करने में काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी महंगा, थोड़ा महंगा रहता है ये, लेकिन इसमें लंबे समय तक फसल बहुत अच्छी, फसल को बहुत फ़ायदा मिलता है और मिट्टी को बहुत फ़ायदा मिलता है, मिट्टी को नुकसान नहीं होता। इसमें क्या रहता है कि इसमें इस तरह से ये देखिए वही पानी की ये लाइन आई हुई है और ये लाइन इस तरह से रहती है बीच में ये, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होते हैं, स्प्रिंकलर लगे होते हैं। स्प्रिंकलर मतलब समझ रहे हो, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हवा में, ठीक। ये क्या करते हैं, ये पानी का छिड़काव करते हैं, छिड़कते रहते हैं पानी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, ये फसल पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फसल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ड्रिप, कुछ फसलें जो होती हैं वो ड्रिप में ज़्यादा अच्छा करती हैं और कुछ में स्प्रिंकल में ज़्यादा अच्छा करती हैं। तो उस ज़रूरत के हिसाब से इन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये आधुनिक तकनीकें हैं, खर्चा इनमें थोड़ा सा हो जाता है शुरू में सेटअप करने में, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। अगला आपका आ गया निराई और गुड़ाई, वीडिंग। इसमें क्या है, खरपतवार हटाने के लिए हाथ से निराई करना है या साधारण हाथ के औजारों का उपयोग करना। तो अब आधुनिक क्या हो गया है कि खरपतवारों को कुशलतापूर्वक नियंत्रण करने के लिए यांत्रिक खरपतवारनाशी, शाकनाशी, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें मशीनों के द्वारा घास और जो फसल के साथ और भी बहुत सारे जो खरपतवार जो उगाती है उसे निकालने के लिए या तो मशीन का उपयोग किया जाता है या कई बार कुछ दवाइयों का भी उपयोग कर दिया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से अगर जितना आप दवाइयों का उपयोग करेंगे, जितना केमिकल्स का उपयोग करेंगे, जो मिट्टी है उसे उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है। कटाई, अधिकतर समय जगह पर हंसिया से कटाई, हंसिया या दूसरे हथियारों से कटाई की जाती थी, लेकिन अभी उन्नत समय में क्या हो रहा है, तेज़ और अधिक कुशल कटाई के लिए अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। ये हार्वेस्टर है आपका, ठीक है। ये क्या करता है, ये देखिए एक बार में इतने एरिया की फसल को काट के अंदर चली जाती है, यहाँ से बीज अलग होता है, भूसा इसका अलग अलग करता रहता है। अब देखिए ये जो मशीन है, ये जो हार्वेस्टर है, ये क्या कर रहा है, एक्चुअली ये कटाई और थ्रेसिंग ये दोनों काम एक साथ ही कर देता है। मतलब ये कटाई भी कर रहा है और क्या कर रहा है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब कि जो बीज है उसे अलग कर लेना पौधे से, ठीक है। लेकिन अगर आप हार्वेस्टर का उपयोग नहीं कर रहे हो और तरीके से कटाई कर रहे हो तो आप क्या करते हो, आप वो थ्रेसर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो थ्रेसिंग पहले कैसे की जाती थी, अनाज को भूसे से अलग करने के लिए कटी हुई फसलों को हाथ से पीटा जाता था, ठीक है। अभी तेज़ी से अधिक समान अनाज पृथक्करण प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, नवीनीकृत थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि ये काफ़ी महंगी मशीन होती है, बड़ी मशीन होती है और ये बहुत बड़े बड़े खेतों में ही इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो कटाई है वो भी हाथों से ही कर रहे हैं, ठीक है, लोगों द्वारा अगर कटाई की जा रही है तो उसके बाद जो थ्रेसिंग करने के लिए आपको थ्रेसर की ज़रूरत होगी, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत बड़े खेत हैं और आप क्या कर रहे हो, आप हार्वेस्टर का उपयोग कर रहे हो, तब आपको क्या हो जाएगा, कटाई और थ्रेसिंग दोनों एक साथ हो जाएंगे, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थ्रेसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करना है, अभी आपने क्या किया है, जो फसल थी उससे क्या कर लिया है, बीज अलग कर लिया और सॉरी भूसा अलग कर दिया, ठीक है। तो बीज का क्या किया जाएगा, इसी का भंडारण किया जाएगा। तो पहले कैसे किया जाता था, मिट्टी के गड्ढों या अन्य भंडार जैसी पारंपरिक भंडारण संरचनाओं में फसलों का भंडारण किया जाता था, ठीक है। और अभी क्या है, उन्नत में क्या हो गया है कि फसल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए गोदाम, अब बड़े बड़े गोदाम खुल गए हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, बीजों का भंडारण किया जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं आपकी पुस्तक में क्या जानकारी दी गई है, उसे पढ़ लेते हैं। देखिए, आधुनिक युग में कृषि से आधुनिक उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है। अलग अलग समय पे ये अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए, जैसे फसल उगाने के लिए हरित क्रांति और दूसरी तरह की क्रांतियों का उपयोग किया गया। कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि क्षेत्र की क्षमता का अधिकतम दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। अभिनव क्या मतलब होता है, इसके तहत उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया गया। हरी खाद भूमि का पोषण प्रदान करती है और रासायनिक उर्वरकों की भांति भूमि को कोई क्षति भी नहीं पहुंचाती। जो रासायनिक उर्वरक खाद यूज होते हैं ना, उससे भूमि को काफ़ी क्षति पहुंचती है। तो कोशिश क्या करनी चाहिए, हरी खाद का या कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। अभिनव कृषि के अंतर्गत जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकृत निरोधक का उपयोग हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहाँ जल की उपलब्धता का अभाव है वहाँ छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र आदि का, जिसका हमने अभी जिक्र किया था, इन विधियों का उपयोग किया जा रहा है।